अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। मौजूदा इंतखाबी मंजरनामा शायद पाकिस्तान की तारीख का एक अनोखा तरीन मंजरनामा है कि जिसमें जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आ रही है वैसे 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 शुकूक व शुबहात बढ़ाने की कोशिशें भी सामने आती जा रही हैं। 8 फरवरी यानी इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया था कि ना सिर्फ इसमें तब्दीली नहीं होगी बल्कि पेमरा के साथ समात के दौरान अपने मुकालमे में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि इंतखाबात में इल्तिवा की खबरें चलाने वाले चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत दोनों कह रहे हैं कि इंतखाबात अपने मुकर्रर करदा वक्त पर होंगे, मगर ऐसी खबरों का क्या किया जाए जो शुकूक व शुबहात पर मबनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक शहरी आफ्ताब आलम विर की दरख्वास्त को कल यानी 7 दिसंबर को समात के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिसमें अदालत से यह दरख्वास्त की गई है कि वो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोके, जिसकी तारीख 14 दिसंबर बनती है। इस दरख्वास्त के यकदम हाईकोर्ट में मुकर्रर होने के बाद इन चेमगोइयों में इजाफा हो गया है कि इंतखाबात को मुलतवी करवाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज ही मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 सूबों में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल खराब होने और वहां इंतखाबी माहौल मैसर न आने का जिक्र किया और इसकी तायीद निगरान वजीर दाखिला जनाब सरफराज बुख्ती साहब ने यह कहकर की कि मौलाना साहब के खदशात दुरुस्त हैं और इस हफ्ते सियासी जमातों को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। इंतखाबी शेड्यूल रुकवाने की दरख्वास्त का क्या बनता है ये तो कल ही पता चलेगा, मगर एक ऐसे वक्त में जब मुल्क हर गुजरते दिन के साथ 8 फरवरी के पोलिंग डे के नजदीक आ रहा है, इस तरह के बयानात और खबरों का सामने आना यकीनन तशवीशनाक है। इंतखाबात का मामला तो अपनी जगह, मगर इस वक्त मुख्तलिफ सियासी और कानूनी मसाइल में घिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी चेयरमैन की मुश्किलात किसी तौर कम होती दिखाई नहीं दे रही। बानी चेयरमैन के हवाले से आज इलेक्शन से यह खबर सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में उनके और शरीक मुल्जिम फवाद चौधरी के जेल ट्रायल का फैसला किया है। बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी इन दिनों अडियाला जेल में कैद हैं और उनको गुज़िश्ता बरस से इस केस का सामना है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेल ट्रायल्स की हैट्रिक मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि उनको पहले ही साइफर और 190 मिलियन पाउंड केस का जेल में सामना है। मुतवक्के तौर पर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को न सिर्फ मुस्तरद किया है, इलेक्शन कमीशन के हवाले से अपनी चार्जशीट में इसको शामिल भी कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की यकतरफा फैसले को हम मुस्तरद करते हैं। ये कोई पहला फैसला नहीं है इलेक्शन कमीशन का हमारे खिलाफ। पीटीआई के खिलाफ हर वो फैसला जो खिलाफ आईन भी है और खिलाफ कानून भी है, वो फैसला फरमा रहे हैं। सबसे बड़ा अगर आईनी इदारा जिसकी जिम्मेदारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, अगर वो इतना बायस्ड होगा, फिर उसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक होगी। जब उनके ऊपर तनकीद की जाती है तो वो कहते हैं ये तौहीन इलेक्शन कमीशन है। पीटीआई का मसला सिर्फ बानी चेयरमैन के केसेस ही नहीं, बल्कि इस लिस्ट में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला भी शामिल है, जिससे नए इंतखाबात करवाने के बावजूद पीटीआई की जान छूटती नजर नहीं आ रही। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने 2 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर रखा है और उनकी इस दरख्वास्त की समाअत इलेक्शन कमीशन अब 8 दिसंबर को करने जा रहा है। दूसरी जानिब नून लीग और उसके कायद इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक कंफर्ट जोन में दिखाई दे रहे हैं और मुख्तलिफ जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बनाने या सीट एडजस्टमेंट करने से जुड़ी सरगर्मियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। आज लाहौर में 15 साल के तवील वक्फे के बाद नवाज शरीफ साहब काफ लीग के सरबरा चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलने उनकी रहाइश गाह पर गए। अगरचे ये मुलाकात मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तसरी रही, मगर दोनों जमातों के दरमियान किसी मुमकिना सीट एडजस्टमेंट के मामले पर भी इब्तिदाई गुफ्तगू हुई, जिसकी तफसीलात आने वाले दिनों में यकीनन तय किए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ कल यानी 7 दिसंबर का दिन नवाज शरीफ साहब के लिए एक और अहम दिन साबित हो सकता है, क्योंकि अल-अजीजिया केस में एहतसाब अदालत की तरफ से सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट करने जा रही है। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट एवनफील्ड रेफरेंस में दी गई सजा को कलअदम करार देकर एक बड़ा रिलीफ पहले ही नवाज शरीफ को दे चुकी है, जबकि साबिक वजीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब अब अल-अजीजिया केस की जो अपील के हवाले से ये पेशगोई कर रहे हैं कि इस अपील का फैसला भी 1 से 2 रोज में नवाज शरीफ साहब के हक में आ सकता है।
उनकी ये दो जो है वो पेंडिंग थी, उनमें से एक में वो बरी हो चुके हैं। दूसरी अपील भी जो है वो उसकी तारीख जो है वो लग चुकी है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई 1 या 2 दिन से ज़्यादा टाइम लगे। जो सज़ा है वो तो एक मजाक है। सज़ा देने वाले ने बाकायदा घर आके माफ़ी भी मांगी और कहा मैंने गलत सज़ा दी है। ये सज़ा जो है ये ख़त्म होने के बाद मियां नवाज शरीफ साहब पूरी तरह से अहल होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। आज के प्रोग्राम के अहम सवालात। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने से रोकने की दरख्वास्त का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर किया जाना क्या बता रहा है? 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात को मुलतवी करवाने के शकूक व शुबात क्यों पैदा किए जा रहे हैं? तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल बानी चेयरमैन पीटीआई के लिए एक और नाअहली की सजा का बाइस बन सकता है। एमक्यूएम, बाप और जेयूआई के बाद अब मियां नवाज शरीफ को काफ लीग के साथ भी क्या सीट एडजस्टमेंट करना पड़ गई है? जेल ट्रायल्स और इलेक्शन कमीशन में फंसी पीटीआई और प्लेइंग फील्ड का मजा लेती नून लीग की दो मुतजाद कहानियां किस तरफ इशारा कर रही हैं? और इसी के साथ ही नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हमारे पैनलिस्ट ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अहमद अवैस साहब, वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं आप। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। अहमद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे, और इससे पहले कि मैं इमरान खान साहब के तीसरे जेल ट्रायल के हवाले से आपसे सवाल करूं, आज जो ये पिटिशन सामने आई है और एक शहरी आफ्ताब विर्क साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है कि हाई कोर्ट जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से इलेक्शन कमीशन को रोके। आपको ऑलरेडी पता है अहमद साहब, 8 फरवरी की डेट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसिलिटेट किया जब प्रेसिडेंट साहब और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, उसके बाद ये 8 फरवरी की डेट मुकर्रर हो चुकी है इलेक्शन की। 62 के करीब जो है वो दिन बच चुके हैं अब, और 54 डेज में एक शेड्यूल जारी होना है। इस स्टेज पर अहमद साहब, आपको लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शेड्यूल जारी करने से रोक सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन लिमनी ये पिटिशन वैसे तो खारिज कर देना चाहिए थी, इन व्यू ऑफ दी कि सुप्रीम कोर्ट में ये कमिटमेंट हो चुकी है और बाकायदा तौर के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली चीफ साहब ने ये कहा था कि ये जो डेट फिक्स हुई है ये पत्थर पे लकीर है। उसके बाद ये एक शहरी की तरफ से एक फ्रिवोलस पिटीशन का आ जाना और उसके ऊपर उसको हेयरिंग के लिए फिक्स कर देना, ये इट क्रिएट्स लॉट ऑफ डाउट। ये कोई ऐसा केस तो नहीं था कि जहां पे आपने बड़ी डेलिब्रेशंस करनी है, लेकिन कमाल है जो है, हैट्स ऑफ टू द चीफ जस्टिस जो ये इस अंदाज में चल रहे हैं। और कि ये क्या ना हो रहा है अब पाकिस्तान के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर हो गया, सेटल हो गया और ऑलरेडी लेट थे, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन भी आई। आपने देखा उनका जस्टिस अतम मिनेला साहब का जो है 41 पेजेस का उनका एक पूरा नोट है जिसमें उन्होंने इसके मुतालिक बड़ी डिटेल से बातचीत अपनी ऑब्जर्वेशन दी है उसके ऊपर। लेकिन इसके बावजूद जो है ये इसको फिक्स करना हेयरिंग के लिए, ये अकल इसको समझ नहीं सकती, और ये एक ऐसे से वसवसे दिल से पैदा होते हैं। सवाल मेरा यही है अहमद साहब कि इंटरवीन हाई कोर्ट कर सकती है इस मामले में, आपने भी जिस तरह से कहा, और जो शहरी की पिटिशन में जो प्रेयर है वो भी ये है क्योंकि अफगान शहरियों को, अफगान बाशिंदों को हुक्म दिया गया मुल्क से जाने का, और उनके नाम पर हजारों के करीब जाली शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, और ऐसे में एक बड़ी तादाद में वोट भी बने हुए हैं। तो पहले नादरा को जो है वो जाली शनाख्ती कार्ड डिलीट करने का कहा जाए, फिर वो इलेक्शन कमीशन को आगाह करे, तो ये प्रेयर तो उनकी ये है। बट कैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंटरवीन इन दिस, और कोई फैसला मतलब इसके बरखिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि इसके पीछे मुहरकात मुझे और लगते हैं और डाउट लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर केयर टेकर जो सेटअप है हमारा पाकिस्तान में, और जिसमें फेडरल केयर टेकर जो कैबिनेट बनी हुई है हेडेड बाय अनवरुल्लाह काकड़ साहब, ये इसमें वो भी मुझे लगता है इन हालात से कि इलेक्शन के पोस्टपोनमेंट में वो भी जरूर जो है वो मुलविस होंगे। उसकी वजह यह है
कि केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई मैंडेट ऐसा नहीं है कि वो जाएं दूसरे मुल्क में और वहां जाके डॉक्यूमेंट्स जो हैं और वो एक बाकायदा किसी और हुकूमत के साथ एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की बातचीत कर रहे हैं। ये उनके मैंडेट से बियॉन्ड है। राइट, बट मैं राना साहब से भी उनके कमेंट्स लेना चाहूंगी। राना साहब, मौलाना साहब ने भी गुज़िश्ता रोज ये कहा कि 2 सूबों में सिक्योरिटी चैलेंजेस है। फिर जो निगरां वजीर दाखिला हैं जनाब सरफराज बुख्ती साहब, उन्होंने भी ये रिटरेट किया। उन्होंने कहा मौलाना साहब के खदशात दुरुस्त है। डज PMLN शेयर द सेम कंसर्न्स? देखिए, PMLN का ये मौकफ है कि 8 फरवरी की जो डेट है उसके ऊपर इलेक्शन हो जाने चाहिए। जहां तक JUIF की बात है, देखिए हम उनके कंसर्न्स इस हद तक जरूर शेयर करते हैं कि कोई भी इलेक्शन कैंपेन एक लाइफ थ्रेट के अंदर करना बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। और जो JUIF के कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी से लेके और जो उनके ऊपर हमले हुए, वो जिम्मेदारी बनती है ECP की और केयरटेकर हुकूमत की कि उनके साथ बैठें, उनके इन इश्यूज को रिजॉल्व करें। लेकिन हम इस चीज से एग्री नहीं करते कि इन वजूहात की वजह से इलेक्शन डिले हो जाए। उनको सेटिस्फाई करना उनकी जिम्मेदारी है, केयरटेकर निजाम की, उनको करना चाहिए। जहां तक ये पिटिशन दायर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, देखें और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसकी समाअत कल करेंगे। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसा मामला है और ये तो चंद हजार या लाख लोग होंगे, तो इनकी वजह से 25 करोड़ अवाम का जो एक हक है इलेक्शन का, उसको डिले नहीं होना चाहिए। उसको डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ साथ आपके जो ओपोनेंट्स हैं राना साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेशली उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी आपको सूट करता है इलेक्शन डिले। नून लीग जो है वो इलेक्शंस के लिए तैयार इस वक्त नहीं है। सो इन एनी केस पब्लिकली परहैप्स ये एक तासुर दिया जा रहा है कि आप कहेंगे कि इलेक्शन बर वक्त हो, लेकिन इस वक्त सिनेरियो जो है वो आपको सूट नहीं कर रहा। नहीं, देखिए PMLN तो इस वक्त मेरे ख्याल से अगर आप सारी जमातों का कंपैरिजन कर लें तो सबसे आगे है। हम लोग तो अगले 10 दिनों में अपने कैंडिडेट्स को टिकट्स अलॉट कर देंगे, और जब आप कैंडिडेट्स को टिकट अलॉट कर देते हैं तो इसका मतलब है कि रेस जो है वो शुरू हो गई है। तो PMLN तो उस फेज में है, हमारा मैनिफेस्टो भी है जो वो भी कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। हम जल्द उसको भी जो है वो लॉन्च करेंगे, उसकी डेट भी फाइनल अनाउंस हो जाएगी। तो PMLN तो हर लिहाज से मुतहरिक है इलेक्शंस की तरफ बढ़ने के लिए। जो हमारी एक नेशनल इलेक्शन स्ट्रेटजी थी जिसके अंदर हम समझते थे कि रीजनल जमातों को साथ लेके चलने की जरूरत है, वो भी काफी हद तक जो है अकॉम्प्लिश हो चुका है। हम हर लिहाज से इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम प्रपोज कर रहे हैं कि इलेक्शन फर्दर डिले नहीं होना चाहिए, इलेक्शन फरवरी की 8 तारीख को हो जाना चाहिए। जहां तक पीपल्स पार्टी के इल्जामात की बात है, देखें मुझे तो लगता है उनके पास कोई और बात ही नहीं है सिवाय PMLN के ऊपर कीचड़ उछालना और उनको टारगेट करना, जो कि बड़ा वीक स्टांस है पीपल्स पार्टी का। मैं नहीं समझता कि इस स्टांस के साथ कि जहां वो सिर्फ PMLN को ही टारगेट करी जा रहे हैं उनको वोट मिल जाएंगे। ये सियासत है, ये नैरेटिव बिल्डिंग है, ये उनका बयानिया है जो कि कमजोर बयानिया है और ये तूल नहीं चढ़ेगा, उनसे इसको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं। सो आप कह रहे हैं ये कमजोर बयानिया है और इसको तूल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 10 दिन के अंदर अहमद साहब, नून लीग जो है इट्स ऑलरेडी सीन स्टेप अहेड ऑफ ऑल दी अदर पार्टीज। अगले 10 दिन में राना साहब कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट हो रही होगी और रेस जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन इस रेस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किधर खड़ी है अहमद साहब? आपकी कानूनी मुश्किलात जो है आपकी जमात की किसी तौर पर कम होती दिखाई नहीं दे रही। आज ही इमरान खान साहब के तीसरे जो जेल ट्रायल है उसकी खबर भी सामने आई। इलेक्शन कमीशन ने जो ये खबर और जो ये फैसला किया है कि जेल ट्रायल होगा अब इमरान खान साहब का, आपकी जमात अहमद साहब तवक्को कर रही थी इस बात की कि इलेक्शन कमीशन जेल ट्रायल का फैसला सुनाएगा? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन कमीशन से तो हर गलत बात जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और आज भी करेंगे। उनसे तो कोई खैर की तवक्को नहीं है। वो तो एक बी टीम बनी हुई है नून लीग की, और किसके इशारों पे नाचती है और कौन उसके पीछे से स्ट्रिंग पुल करता है, और वो उसके बाद वो जो किरदार उन्होंने आगे हमारे सामने है, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ किया उन्होंने इलेक्शन को डिले करने के लिए। उस वक्त अब जिस वक्त
प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है असेंबलियां डिसॉल्व हो गई थी, तो इसलिए वो तो उनसे तो कोई खैर की तवक्को नहीं। अहमद साहब अगर खैर की तवक्को नहीं कर रहे हैं, लेकिन केस भी जो जेल में अब चलेगा वो जो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का मामला है, वही केस है। आप लोग फिर चैलेंज करने की तरफ जाएंगे इस जेल ट्रायल को? बिल्कुल जाएंगे। जेल में ट्रायल जो है हमने आगे भी चैलेंज किया था, इसको भी चैलेंज करेंगे। जेल ट्रायल बिल्कुल ये आर्टिकल 10A की वायलेशन है। सो अहमद साहब, फ्लेक्सिबिलिटी कहीं से पीटीआई की तरफ से नहीं दिखाई जाएगी इसमें कि एक माफीनामा अगर भिजवा दिया जाए? नहीं, कोई माफीनामा नहीं होगा। बिल्कुल ये इस काबिल है कि इनके आगे माफीनामा किया जाए। इन्होंने किया क्या? अपने इनका किरदार तो देखें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार थ्रू आउट रहा क्या है? इन्होंने ये तो अपने आप को आइन से बालातर समझते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने आके दे हैव शोन द ऑडेसिटी के सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े होके वहां पे बेंच के आगे इन्होंने जो तमाशा लगाए और जो जिस किस्म की बातें की हैं। कभी इन्होंने कहा कि जी हमारे हल्का बंदी नहीं हुई है, कभी कह दिया हमारे पास फंड नहीं है, कभी कहा जी कि हम तैयार नहीं है, कभी कहा कि जी ये वहां पे हालात में जो साजगार नहीं है, हम ये अभी कर नहीं सकते हैं। और हर तरीके से इन्होंने हर हीरे बहाने के साथ उन्होंने इसको डिले करने की कोशिश की है। अहमद साहब, आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ये चैलेंज किया जाएगा इनका फैसला और कोई माफीनामा नहीं होगा। जो इकदामात इलेक्शन कमीशन की जानिब से उठाए गए हैं कोई माफीनामा नहीं होगा, भले जेल ट्रायल में इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए उनकी जानिब से। बिल्कुल। तो उसके लिए भी तैयार है? बिल्कुल, हम उसके लिए पूरी तरह। जेल में तो पहले ही वो उनको जो है न करदा गुनाहों पे उनको जेल में तो पहले बंद किया हुआ है। ये किस किस्म का खेल खेला जा रहा है कि एक डेस्पोटिज्म का राज बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। डेमोक्रेसी को तो लपेट दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत खत्म हो गई है। ये तो बड़ा खतरनाक दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं इस वक्त। और मेरे ख्याल में उस लिहाज से ये वी आर पासिंग थ्रू डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे पाकिस्तान का फ्यूचर जो है अल्टीमेटली डिसाइड होगा कि क्या इन हालात में हमने जिंदगी गुजारनी है इस तक के और बदहाली के कैफियत के अंदर, या पाकिस्तान का एक बाकायदा तौर पे एक मुस्तकबिल जो है जो नजर आए कि आज हम ऐसे हैं लेकिन कल ऐसे नहीं होंगे और हमारा ये मुस्तकबिल होगा। वहाँ कानून की बालादस्ती का ये निज़ाम होगा, वहाँ एक इकोनॉमी की बहाली के लिए हम ये जो है पॉलिसीज जो है अडॉप्ट करेंगे। ये जो हमारे प्रोजेक्ट होंगे, ये तो एक अजीब किस्म का तमाशा। आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज को देख लीजिए, कभी दुनिया में कोई स्टॉक एक्सचेंज ऐसे भी हुआ है? बट अहमद साहब, आज एक खुशाइन बात ये थी कि निगरां वजीर आजम ने आपकी पार्टी के जो साबिक चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनसे मुतालिक जो स्टेटमेंट उनकी सामने आई जिसमें वो कह रहे हैं कि एज ऑफ नाउ इमरान खान साहब इलेक्शंस कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहरहाल आपने तो निगरां हुकूमत के हवाले से कहा कि वो इस वक्त पार्टी नजर आ रही है, इलेक्शन कमीशन पे भी इल्जाम आयद हुआ है। राना साहब, आप इत्तेफाक करेंगे कि इलेक्शन के इल्तिवा में इलेक्शन कमीशन और इसके ऊपर एक सेंटेंस कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए पहले। जी प्लीज। वो कहते हैं कि भटियारा अगर नमाजी है तो जरूर कोई दगाबाजी है। राना साहब, इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत जो है वो किस हद तक आपको लग रहा है कि इसमें कॉम्प्लिसिट है इलेक्शन के इल्तवा के मामले में? देखिए, मैं तो समझता हूं कि अभी मैं अपने खदशात इस हद तक नहीं, उनको हाई लेवल पे नहीं लेके जाऊंगा कि मुझे लगता है कि इलेक्शन डिले की तरफ जा रहा है। इलेक्शन ईसीपी ने स्केड्यूल अनाउंस करना है, उसने मेरे ख्याल से 15 तारीख दी है या गालबन 1-2 हफ्ते में उसने अपना स्केड्यूल दे देना है और यही कहा है कि 8 फरवरी के इर्द गिर्द ही होगा। तो अगर उसमें कोई डिले आया तो फिर मैं जरूर 14 दिसंबर बिल्कुल। तो मैं फिर वो अगर तब तक कोई चीज आगे नहीं बढ़ती तो फिर जरूर कंसर्न होगा और हम उस कंसर्न को रेज भी करेंगे, अभी भी करते हैं कि हम समझते हैं इलेक्शन फर्दर डिले नहीं होना चाहिए। और लाइक आई सेड के सरफराज बुख्ती साहब ने कहा है कि इसी हफ्ते सियासी जमातों के साथ बैठ के इस सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से बातचीत होगी। सो नून लीग इस बात पे बहुत क्लियर है कि 8 फरवरी से इलेक्शंस आगे नहीं बढ़ने चाहिए। जी बिल्कुल। और देखें, जहां तक ये पीटीआई अपना खदशात का इजहार कर रहे हैं, देखिए मैं समझता हूं कि ये जमात बार बार भूल जाती है
कि इसने क्या कुछ नहीं किया। इनके पास जमहूरी रास्ता अवेलेबल था, इनको चाहिए था ये ऑपोजिशन का रोल अदा करते नेशनल असेंबली में, केपीके पंजाब की हुकूमत चलाते, जो कि जमहूरी रास्ता था, तो आज इनकी सियासत कहीं और होती। लेकिन राणा साहब, लेट्स नॉट गो बैक टू दैट, क्योंकि आपकी जमात थी, आपकी जमात के रहनुमा थे जो कि इनको कहते थे कि आप डिसॉल्व कर दें, हम इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे, और उसके बाद जिस तरह से एक डफटेलिंग देखी गई, वो सूरत हाल भी आपके सामने है, लेकिन आप तो मॉक करते थे। नहीं, बिल्कुल हम मॉक करते थे, मॉक इनको चैलेंज करते थे कि अगर आप सीरियस हैं तो ये कर दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो सीरियस पूरे उन्होंने कर दिया। नहीं, बिल्कुल करते थे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप आधे मुल्क में इलेक्शन करा दें, आधे में ना हो, और उसके अलहदा वो खदशात थे। फिर उसके हमारी और भी रिजर्वेशंस थी, जिस तरीके से 63A की तशरीह हुई, लेकिन जो रास्ता इन्होंने अपनाया, और आज भी जो इनका मौकफ है, आज इनके क्या मौकफ है, ये कहते हैं कि 9 मई एक इनके खिलाफ साजिश थी जिसमें रियासत इन्वॉल्व थी और लंदन में प्लान बना। तो बजाय कि ये जिम्मेदारी लें कि जो इन्होंने काम किया, जो साइफर के ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया, जो मीर जाफर मीर सादिक के नारे लगाए, जो मुल्क में पोलराइजेशन की, नफरत के बीज बोए, वो एक ठीक रास्ता नहीं था। आज भी उसको ये कंडेम नहीं करते, ये कहते हैं ये इनके खिलाफ साजिश थी, जबकि इनके लोग गाड़ियों पे चढ़ के फौजियों की पतलूनें लहरा रहे थे, और ये इल्जाम आज भी किसी और पे देते हैं। तो जब तक ये नदामत ही नहीं शो करेंगे अपने किए पे, तो मेरी हमदर्दियां तो इनके साथ नहीं है। इन्होंने रियासत से टकराव लिया है, आज ये उसको भुगत रहे हैं, आज ये उसको फेस कर रहे हैं। और बिल्कुल अगर आप उन चीजों को भुला के आप कहेंगे कि आगे बढ़ जाओ, तो मैं तो उसका हक में नहीं हूं। मैं तो समझता हूं कि उन चीजों का भी जो है कोई कम से कम कोई कहीं तो आप अकाउंटेबिलिटी करें कि कोई हदें आपने नहीं पार करनी, कुछ आपने, ताकि एनार्की इस मुल्क में ना फैले। तो मैं समझता हूं कि ये अपने इन्होंने जो रास्ता, जो तर्ज जो इन्होंने अपनाया, आज ये उसकी वजह से फंसे हुए। इनके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी जो जमहूरी रास्ते थे। जब ये जमहूरियत की बात करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये आरटीएस बिठा के आए, ये भूल जाते हैं कि इनकी हुकूमत कैसे चलती थी, बिल कैसे पास होते थे, किस तरीके से कोएलिशन पार्टनर्स को ये मनूवर करते थे, उनसे बैठते नहीं थे। मैं जरा अहमद साहब का, आपकी इस गुफ्तगू पर अहमद साहब का भी जवाब ले लूं। अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का वक्त जो है वो क्या शुरू हो चुका है? आपने अभी कहा कि माफी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचेगी इलेक्शन कमीशन से, लेकिन कुछ मामलात ऐसे भी थे जिसको अगर अवॉइड कर लिया जाता तो फिर आज ये सूरत हाल नहीं देखनी पड़ती। देखिए, अभी राणा साहब ने अभी जो कहा कि जी जो इन्होंने हरकत की हैं उसके लिए तो बिल्कुल उनके साथ बात करने को भी, और ये उनके साथ उनकी आपकी इनकी हमदर्दियां उनके साथ नहीं होंगी। मैं ये कहता हूं कि राणा साहब की एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की हैसियत से क्या उनकी हमदर्दियां उस शख्स के साथ होंगी जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवाया था? क्या उस शख्स के साथ होंगी कि जिसने गौहर अयूब साहब को ये कहा कि मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि एक रात के लिए मैं चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब को मैं जेल में बंद कर दूं? ये रिकॉर्डेड है किताब के ऊपर, इसको आज तक तब्दील नहीं की है नवाज शरीफ साहब ने। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के वो जज साहबान अपने कोर्ट रूम से जिस तरह से अपनी जान बचा के वो भागे हैं वहां से, और जिस तरीके से उसके ऊपर उनके ऊपर हमला हुआ था, वो तारीख का हिस्सा है, एक स्याह हाशिए से हमेशा लिखा जाएगा। ये तो इसकी तो इंक्वायरी अगर हो जाती तो ये बात निखर के सामने आ जाती। राइट, बट अहमद साहब, इन ऑल दिस हम ये विशियस साइकिल से तो कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। आप भी एक चार्जशीट प्रेजेंट कर रहे हैं, राणा साहब भी एक चार्जशीट प्रेजेंट कर रहे हैं, इससे तो कभी फिर तो हम ये ब्लेम गेम की सूरत हाल में नजर आएंगे हमेशा। नहीं, तो मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको, ये तो रिकॉर्डेड फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको। ये सुनी सुनाई बात के ऊपर बातें कर रहे हैं। ये तो अगर जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती, अगर जुडिशियल इंक्वायरी हो जाती तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाती कि वो आदमी जो वो उनकी पतलूनें लटका रहा था, या कोई आदमी जो कोर कमांडर की वर्दी पहन के फिर रहा था, जुडिशियल इंक्वायरी में शायद ये साबित हो जाता कि वो तो आईबी का आदमी था, वो तो पीटीआई का आदमी नहीं था। ये इस स्टांस पे खड़े जुडिशियल इंक्वायरी में ये सारी बातें निकलती, वो हुई नहीं है, इसलिए सारा एवरीथिंग इज इन डाउट। अच्छा, ये खतरनाक सूरत हाल है। लिटमस टेस्ट इसका एक ही है कि पंजाब पुलिस कहाँ थी और आईजी पुलिस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चले, इसका जवाब नहीं है। चले, बट अभी इस वक्त अहमद साहब, खान साहब ने जो गुफ्तगू की सहाफियों से, उसमें उन्होंने कहा, और लाइक राणा साहब ऑल्सो सेड के लंदन प्लान से ही जोड़ दिया उन्होंने 9 मई के वाकयात के हवाले से।
राना साहब, आज की जो डेवलपमेंट नजर आ रही है, आज कोई 15 साल बाद नवाज शरीफ साहब चौधरी शुजात साहब के पास गए और मुलाकात हुई, और जो फिर उसकी खबरें जो बाहर आई, क्या नून लीग इस वक्त बहरहाल इतनी अपेरेंटली जो एक इंप्रेशन बन रहा है वो यही है कि काफी डेस्परेट है इस वक्त नून लीग, और बाप पार्टी है, कभी एमक्यूएम है, कभी जेयूआई के साथ दीगर जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट के जो है वो बातें हो रही हैं, डेवलपमेंट सामने आ रही है, और अब काफ लीग के पास भी खुद चलकर जाना पड़ गया है। नहीं, देखें, काफ लीग हमारे कोलिशन पार्टनर्स रहे, उन्होंने साथ दिया हमारा, और बड़े मुश्किल वक्त में साथ दिया। मियाँ साहब उनकी जो है वो सेहत दरियाफ्त करने गए, और बिल्कुल सियासी अमूर पे भी गुफ्तगू हुई। जहां तक बात है कि हमने क्यों मुख्तलिफ पार्टी से अलहाक किया या अलायंसेस बनाई, देखें, हमारा जिन पार्टीज के साथ डायरेक्ट हम वजारत उज़्मा के मुकाबले में नहीं है, रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो सिंध, बलोचिस्तान, केपीके में हो, जहां हमारी भी पोजीशन कोई कह लें कि जहां 5-5 कैंडिडेट हमारे पास नहीं है एक हल्के में, वहां म्यूचुअली अगर बेनिफिट करता है कि आप सीट एडजस्टमेंट कर लें, तो वो दोनों के बेनिफिट में होगा। और मुल्क के अंदर मैं समझता हूं कंसेंसस की जरूरत है, और पार्टी भी हमारी समझती है कि हमें कंसेंसस बिल्डिंग करनी चाहिए। बट राना साहब, यानी कि नवाज शरीफ साहब नंबर्स पूरे करने के हवाले से कंसर्न्ड हैं? नहीं, देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कोई बलोचिस्तान पीएमएलएन की बहुत कोई एक वहां स्ट्रेंथ नहीं है, कोई बहुत स्ट्रांग पोजीशन नहीं है। तो हम अपनी जितनी पोजीशन है उसको हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हम वहां से भी सीट्स निकालें, सिंध से भी निकालें, केपीके से भी एक अच्छा नंबर निकालें। तो ये तो एक इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स है। तो इसके अंदर जहां पंजाब में हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद है ख्वाहिशमंदों की प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के सीट्स के लिए, वहां हम कोई बड़े लेवल पे कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, और काफ लीग से भी अभी कोई सीट एडजस्टमेंट फाइनलाइज नहीं हुई। ये तो आप देखें, हमारा क्या टारगेट है, हम 2/3 जो है वो नेशनल असेंबली में भी लेना चाहते हैं, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर हमारा अलायंसेस के साथ हम 2/3 मेजोरिटी में आ जाते हैं, तो एक कंफर्टेबल गवर्नमेंट होगी जो मुल्क की मसाइल को भरपूर तरीके से हल कर सकेगी। ये हमारी बिल्कुल सही है। अहमद साहब, आखिर में मुझे ब्रीफली बता दीजिएगा, और फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ये जो नोटिफिकेशंस आज जारी किए गए हैं चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से, वाइस चेयरमैन, सेंट्रल प्रेसिडेंट और सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट्स के, आपका इलेक्शन तो ऑलरेडी चैलेंज हो चुका है, आपका इंटर पार्टी इलेक्शन। अहमद साहब, ये बैरिस्टर गौहर खान साहब कर सकते हैं लीगली, कानूनी तौर पर? बिल्कुल कर सकते हैं जी। ये चैलेंज करने वाले कौन है? चैलेंज होते रहेंगे, वो तो उसको जब उसके बाद जो फैसले आएंगे, और फैसले को आगे अदालतें मौजूद हैं, लेकिन जो फाइनलाइज हुआ है, जो इलेक्शन हो चुके हैं, उनकी वहां पे वो नोटिफिकेशन जो है उन्होंने की है, और वो होनी चाहिए थी। बाकी तो आपने देखा कि वो अकबर बाबर साहब जो हैं, उन्हें इस वक्त पीटीआई जो है वो बड़ी अजीज हो गई है, और बल्ले का निशान को महफूज रखना जो है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है इस वक्त। वो कहते हैं इट मे बी हेल्ड इन अबेंस जब तक आप थर्ड पार्टी मॉनिटर्स के थ्रू जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करवा देते दोबारा। जी हाँ, वो तो इस वक्त बहुत सारी बातें कर रहे हैं ना, लेकिन उनका असल में प्रोग्राम सारा फिजल आउट हो गया। आपको पता है उनका प्रोग्राम था क्या? उनका प्रोग्राम ये था कि वो इलेक्शन डे पे जो फिक्स हुआ था, वो उनका ख्याल था कि बाकायदा एक इज्तिमा होगा, हाँ। वहां पे सारे पाकिस्तान से आके जो वोटर्स जो हैं वो इकट्ठे होंगे, और ये एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के पुलिस को साथ लेकर और वहां पे पहुंचेंगे, और वहां जाके एक बलवा होगा, और उस बलवे के नतीजे में लाठीचार्ज होगी, कुछ जख्मी हो जाएंगे, कुछ गिरफ्तार हो जाएंगे, और शाम की खबरों में ये आ जाएगा कि पीटीआई का इलेक्शन नहीं हो सका। ये उनका असाइनमेंट थी, लेकिन वो असाइनमेंट पूरी नहीं हो सकी उनकी। अब वो जो है वो इस वक्त वो अपना जख्म चाट रहे हैं। अच्छा,
चले, उन्होंने बहरहाल एक लीगल स्टेप उठा लिया है। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या डिसीजन देता है, क्या फैसला करता है, आने वाला वक्त ही बताएगा। बट थैंक यू सो मच अहमद साहब, बहुत शुक्रिया मिलने के लिए। राना एहसान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस, वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, और राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल थे। और अहमद अवैस साहब ने कहा कि तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई माफीनामा नहीं करेगी, अपनी पोजीशन मेंटेन करती है। और साथ साथ ये जो इलेक्शन के इल्तवा का मामला है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं, और कल के रोज ये अहम समाअत होने जा रही है जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की जा चुकी है। इलेक्शंस के हवाले से मामलात कहां जाते हुए नजर आ रहे हैं, एक ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। और हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, और करंटली आप निगरान वज़ीर आला पंजाब के मामले खुसूसी हैं बराए कानून। कंवर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं सरवर बारी साहब, एक्सपर्ट ऑन इलेक्शन मॉनिटरिंग, और आप पतन ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, उसके बानी हैं। बारी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए आपका भी। कंवर दिलशाद साहब, ब्रेक से पहले अभी एक सेगमेंट में अहमद अवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब किसी सूरत माफी नहीं मांगेंगे। अब ये जो मामला है जो जेल ट्रायल की तरफ अब जा रहा है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अब इमरान खान साहब को सजा सुनाने के ही ऑप्शन आपके ख्याल में मौजूद है? जनाब, इमरान खान साहब को 3 साल से इस चीज का इदराक ही नहीं हुआ। इदराक तो है उन्हें, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के उन्होंने अपने अथॉरिटी को तमाम कोर्ट में चैलेंज किया। पहले उन्होंने ये चैलेंज किया कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीन इलेक्शन लगाने का इख्तियार नहीं रखता। वो सुप्रीम कोर्ट गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, लाहौर हाई कोर्ट गए, और सब ने उनकी सिंध हाई कोर्ट गए, और सब ने उनकी दरखास्त मुस्तरद करते हुए ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 के तहत मुकम्मल इख्तियार हैं, और वो फौजदारी के तहत उनको 3 साल की सजा दे सकते हैं इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 10 के तहत। बाकी इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है, वो आज खुद माफ कर दें या उस केस को फिलहाल आप इतनी सजा, वो तो अपनी बड़ा वाजे कर दिया, अपनी पीटीआई पोजीशन मेंटेन कर रही है। ना माफी मांगे, वो तो तमाम अदालतों से उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सब ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास मुकम्मल इख्तियार है। उसी के लिहाज से उन्होंने उनको चार्जशीट कर दिया, फर्द जुर्म ऐद कर दी। अब वो आप जाएंगे अडियाला जेल में, वो बकायदा वहाँ हेयरिंग होगी ओपन कोर्ट में, जैसे कोर्ट बनती है अदालतों में आजकल जेल में बन रही है। जी तो दो फर्द जुर्म ऐद करके सजा सुना देंगे। राइट। और आपने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 10 का आप जो हवाला दे रहे हैं कि मुकम्मल इख्तियारात मौजूद हैं। बारी साहब, आपको ये मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को सजा सुना देता है, 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं, उससे पहले ऑलरेडी पीटीआई चैलेंजेस का सामना कर रही है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार पर आपके ख्याल में सवाल नहीं उठेगा? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कुछ अरसे से यूं लग रहा है कि जो तो हुकूमती अदारे हैं, रियासती अदारे हैं, जो कानून और आइन की शिकें उनको जो है वो सूटेबल हैं, और जो शिकें जिसको अंडर टारगेट किया है उसके खिलाफ जो इस्तेमाल हो सकती है वो की जा रही हैं। तो इसलिए इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो अब ऑलरेडी मुतनाज़े है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका पार्टीजनशिप होना, और इसके अलावा जो केयर टेकर गवर्नमेंट का पार्टीजनशिप होना, वो अगर आप देखें पाकिस्तान के तकरीबन तमाम जो अखबारात हैं, चाहे अंग्रेज़ी के हों, उर्दू के हों, या मीडिया चैनल्स हैं, या इंडिपेंडेंट ऑप-एड ऑथर्स हैं, उनमें एक चीज़ मुश्तरक पाई जाती है, और वो समझते हैं कि रियासती अदारे जो हैं वो गैर जानबदार नहीं है इस सारे प्रोसेस में। तो इसलिए ये जो बात है ये तो पीटीआई के लोग बता सकते हैं। मेरा तो पीटीआई से कभी कोई तल्लक नहीं रहा, ना ही उनके दौरे हुकूमत में, ना ही जब वो अपोजिशन में है, ना ही उससे पहले की बात है। लेकिन ये कि जो रूल ऑफ लॉ है पाकिस्तान में, कानून की बालादस्ती है, अदालतों की सुपरमेसी है,
और इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी है वो सारी मशकूक हो गई है पाकिस्तान में, और ये बड़ी एंड अफसोस की एंड बात है। एंड एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट अब बारी साहब, आप ये समझते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी जो पार्टिजन जो किरदार है वो स्टैब्लिश हो गया है? देखिए, अभी तक तो काफी हमारे पास शवाहद हैं, ऐसे इशारे हैं मौजूद हैं जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं। कमर दिलशाद साहब के साथ मेरा तल्लुक बहुत अरसे से है, और कभी भी ये सूरत हाल मुझे नहीं याद कि जब वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होते थे या एडिशनल सेक्रेटरी होते थे, ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में कभी पैदा ही नहीं हुई जो अब पैदा हुई है। कि इलेक्शन कमीशन हमेशा, मुझे याद है, चाहे हम सिविल सोसाइटी के लोग हों या पॉलिटिकल पार्टीज हों, कंवर साहब का दरवाज़ा सबके लिए खुला होता था और चीज़ें चलती थी। उस वक्त भी हम तनकीद करते थे। लेकिन अब जो मामला है इस वक्त जो है, ये तो कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह तो बेहतर नहीं होगी कि इस वक्त जो सबसे बड़ी पार्टी, जिसके बारे में जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा मकबूल पार्टी है, तो इस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत और जो मुल्की सालमियत है उसको खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। राइट। मैं बारी साहब आपकी इसी बात का जवाब कमर दिलशाद साहब से भी लेना चाहूंगी। कमर साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे बारी साहब की भी, आप सेकंड करेंगे जो ये हालात है इस वक्त वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हालात हैं, और बतौर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आपने इस किस्म की सिचुएशन का कभी सामना किया है? ये पहली दफा तारीख रकम की जा रही है? ये दुरुस्त फरमा रहे हैं सरवर भाई साहब भी। मैं इस लिहाज से कि मैं खुद 6-7 साल रहा हूँ फेडरल सेक्रेटरी, इसका बड़ा एक्सपीरियंस भी रहा, लेकिन मुझे अपने इलेक्शन की तारीख में ऐसा पहली दफा ये वाक़या पेश हो रहा है जो कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं एक बड़ी अहम शख्सियत के बारे में भी, लेकिन हमारे दौर में कभी ऐसा वक्त पेश नहीं आया। लेकिन इसके बाद यहाँ इमरान खान साहब जो है उन्होंने बहुत ज्यादती बहुत उन्होंने ये किया, उन्होंने, आप ये समझें कि उन्होंने नेकर गालियां निकाली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, इंतहाई गंदी गालियां निकाली। ठीक है, क्रिटिसाइज करें, पॉलिसी में खिलाफ करें, फैसले में खिलाफ करें, हम भी खिलाफ करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपनी राय देते हैं, सरवर बारी साहब भी देते रहे, मैं भी देता रहा हूँ। हमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के फैसले के खिलाफ, जस्टिस गुलजार के खिलाफ हमने अपने राय दी है, हमने अपनी राय दे दी है, लेकिन अपनी तनकीद के मुताबिक राय दी है एहतराम के साथ। अब यहाँ तो उन्होंने उनको इतनी गालियां निकाली हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकती। अब वो सारी गालियां जो है वो ऑडियो और वीडियो के तहत इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में मौजूद है। तो वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन सजा देगा तो वो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में सारी ऑडियो वीडियो पेश कर देंगे, जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब या बेंच जो भी है, हमें इसने गालियां निकाली हैं, अब आप सुन लें, अब जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। राइट, बट कंवर साहब, ऐसी सूरत हाल में जहां बारी साहब भी कह रहे हैं कि काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं जिससे केयर टेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक यकसा मौके फराहम करना तमाम सियासी जमात इस इलेक्शन के इनकाद के हवाले से, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के हवाले से, उसका रोल जब इतना मशकूक नजर आए तो बड़े सवालात तो और क्रेडिबिलिटी पे तो जो बात उठ रही है, और सबसे बड़ी जमात है जहां पर तमाम ओपिनियन पोल्स में और तमाम सर्वेज में जो पॉपुलैरिटी इस वक्त नजर आ रही है। अब आज जो ये पिटिशन समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, मैं कमर दिलशाद साहब आपका कमेंट चाहूंगी, फिर बारी साहब आप भी बताइएगा। ये पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल सुनेगा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में, और ये जो शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है कि जी ये इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से रोकने की ये दरख्वास्त है। आपको ये मामला कहाँ बारी साहब जाता हुआ दिखाई दे रहा है? 62 दिन रह गए इलेक्शंस के इनेकाद में, और 54 दिन में शेड्यूल ये जारी होना है 14 दिसंबर तक। जी, मुझसे पूछ रही हैं? जी बारी साहब आप बताइए। जी देखिए, ये जो सारा कुछ जो कुछ हो रहा है तो 16 माह से या 18 माह से पाकिस्तान के अंदर, मैं आपसे एक जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसका सेक्शन 22 है, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के मामले में कोई भी फैसला दे सकता है, लेकिन मामला ये है कि वो
इलेक्शन प्रोग्राम आने से 4 माह से पहले कर सकता है, 4 माह के बाद नहीं कर सकता, यानी कि इलेक्शन के करीब आकर नहीं कर सकता। अब मामला ये है कि जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट थी जी, उन्होंने जाते जाते जो मर्दमशुमारी जो हमारी नज़र में हमने जो तहकीक की है मशकूक है, उसका जो मेयार है वो बहुत ही कम था, और इसी तरह उसकी बुनियाद पर जो उन्होंने कहा कि जी इसको जो सीसीआई में उसको अप्रूव कर दिया उसके रिजल्ट्स को जी, और उसके बाद लाजिम हो गया कि इसकी डीलिमिटेशन की जाए। हालांकि 2022 में डीलिमिटेशन हो गई थी, उसकी इब्तदाई डीलिमिटेशन के बाद पटिशंस हो गई, उसके बाद लोग कोर्ट्स में गए, वो फाइनल हो गया। बिल्कुल। बजाय उसको अडॉप्ट करने के इन्होंने जल्दी में ये किया, लेकिन उस जल्दी में मेरी नज़र में और हमारी नज़र में अगर आप देखें तो थोड़ी सी मालाफाइड इंटेंशन नज़र आती है, और वो ये है कि इन सबको मालूम था कि जो डीलिमिटेशन अगर होगी वोटर्स लिस्टें दोबारा बनेंगी, और डीलिमिटेशन और फिर इस तरह की गई कि सबसे ज़्यादा तारीख में सबसे ज़्यादा कमर साहब को पता होगा कि 1400 से ज़्यादा पटिशंस दायर हुई और 80% पटिशंस ने कहा है कि उनके हल्के इधर उधर कर दिए गए, जिसकी वजह से किसी एक पार्टी को फायदा हो रहा है और दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा है। और फिर जो पिटीशंस के ऊपर 1 माह तक जो है वो हेयरिंग होती रही, विच इज गुड, अच्छी बात है, लेकिन उसका ऐलान तमाम पिटीशंस का फिर 30 नवंबर को किया गया। ये डिले करने की आखिर क्या वजह है? और अब जो है अगर लोग कोर्ट्स में जाते हैं और कोर्ट्स कह देती हैं कि ये डीलिमिटेशन सही नहीं है, दोबारा की जाए, तो जाहिर है उससे इतना वक्त नहीं है, क्योंकि आज और 8 फरवरी से मामला आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बारी साहब आप भी जानते हैं आगे जाना और पीछे जाना, मतलब ये न जाए रफ्तार न जापाए रफ्तार वाली बात क्रिएट कर दी गई है जानबूझ के, मैं कहता हूँ। तो इसलिए ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। पर बारी साहब ये जो पिटीशन आई है इसका फिर क्या होगा, इसका स्कोप क्या है फिर? देखिए वो तो कोई बेहतर लॉयर ही बता सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में ये सारी पिटीशंस हैं। इसी तरह कुछ सियासतदान जो पीडीएम के सरबराह थे वो भी कह रहे हैं कि जी हालात ठीक नहीं है खैबर में और बलोचिस्तान में। जी और सरफराज बुख्ती साहब निगरान वजीर दाखिला, अभी मैं उनकी भी मैंने जिक्र किया, ब्रेक से पहले भी बात हो रही थी कि वो भी कह रहे हैं सारी सियासी जमातों के साथ इसी मामलात पर बातचीत होगी इसी हफ्ते। तो कंवर दिलशाद साहब, आप पिटिशन भी सामने है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस भी मौजूद हैं, निगरान हुकूमत का भी स्टांस सामने आ गया है, सियासी जमातों के भी आप बात सुन रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी इल्जामात हैं कि वो इल्तवा मामलात को कर सकता है, और जो अभी बारी साहब भी जिस तरह से बता रहे हैं कि हर चीज पहले की जा सकती थी, आपको लगता है कि ये इल्तवा की बात हकीकत का रूप ढालती दिखाई दे रही है? देखिए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उन्होंने अफगान जो है उनके रिफ्यूजियों के बारे में या अफगानों के बारे में शराबती कार्ड के हवाले से जो पिटीशन दी है उसमें कोई जान नहीं है, जान नहीं है। वो तो उन्होंने ठीक किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फौरी तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर उनकी समाअत की मंजूर कर ली, तो कल ही मेरा ख्याल में उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अच्छा। उसमें कोई हकीकत नहीं है, जमीनी हक़ाइक़ नहीं है, वो तो शराबती कार्डों को ब्लॉक हो गया, वो थोड़ा सा कोई ग्राउंड नहीं बनता जिसकी वजह से कोई शेड्यूल को मुतासर। ठीक है, आप कह रहे हैं डिस्पोज ऑफ कर देंगे, लेकिन ये जो दूसरा मामला है जो सिक्योरिटी हालात को, और जो मौलाना साहब भी कह रहे हैं दीगर जमातों के साथ सरफराज बुख्ती साहब भी बातचीत करेंगे, ये मामला किधर लेके चले जाएगा सूरत हाल को? सिक्योरिटी के मामला तो 2008 से देखते चले आ रहे हैं, वो तो सिक्योरिटी के मामला जो है वो चलते रहेंगे, आइंदा भी चलेंगे, आइंदा 5 साल भी चलते रहेंगे। तो ये सिक्योरिटी के मामला में भी मेरा ख्याल यह है कि वो अपना हमारा ये जो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल जो जारी कर रहे हैं 14-15 दिसंबर को, ये भी मुतासर नहीं होगा। अब एक और बड़ी बात कहते हैं, जैसे बड़े आपने सेक्रेटरी दाखिला का स्टेटमेंट देखा, यदि बात सियासी जमातें कहते हैं कि हमें बड़ा खतरा है, हमें सिक्योरिटी दी जाए, ये फैशन के तौर पर सिक्योरिटी मांगते हैं। मैं जब फेडरल सेक्रेटरी था तो मेरे पास 2002-2008 के में भी हमारे पास दरखास्तें आती थी, हमें सिक्योरिटी का खतरा है, हमें पुलिस की जो स्क्वाड लगाई जाए, तो हम उस पर हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन से ऑर्डर जारी कर देते थे काजी फारूक साहब
कि जी अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी ले लें आप। पुलिस का क्या काम है? वो रोप देने के लिए अपने इलाके में जाएंगे, बॉर्डर के पास जाएंगे, जिस पीछे स्कॉट लगा हुआ है आगे पीछे, तो ये सारे उनकी लेन अक्सीद होते हैं। अगर तुम्हें खतरा है सिक्योरिटी का तो अपनी सिक्योरिटी इस्तेमाल कर ले, सिक्योरिटी गार्ड ले लें। बेशुमार सिक्योरिटी एजेंसियां पाकिस्तान में मौजूद है, इसमें पुलिस का क्या काम है उसके अंदर? और हमारे वजीर सेक्रेटरी दाखिला का ये कहना जी हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, किस बात की आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? आप उनकी हैसियत क्या है? उनकी कौमी सर्विस सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप ले मैन है वो, उनको सिक्योरिटी किस बात की दी जाएगी? अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी हासिल करें, ये ध्यान देना चाहिए था सेक्रेटरी दाखिला को। तो बाकी रह गया कि केयरटेकर गवर्नमेंट पंजाब की केयरटेकर गवर्नमेंट बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई किसी का सियासी बयान नहीं, कोई मामला नहीं, सारे सियासत के मामले हट के अपने लाहौर पंजाब वो देख रहे होंगे सौरभ भाई साहब भी, उन्होंने मुल्तान की भी केसेस बदल दी, सारे हॉस्पिटल बदल दिए। तो ये हम तो अपने स्कोप पर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। लेकिन कमर साहब, बुख्ती साहब तो निगरान वजीर दाखिला तो रिटरेट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये कंसर्न्स दुरुस्त है मौलाना साहब के, आप कह रहे हैं प्राइवेट सिक्योरिटी रख ले। प्राइवेट मौलाना साहब अमीर आदमी है, बड़े पीछे से बड़े उनके बेनिफिशियल बैठे हुए, प्राइवेट रख लेना, प्राइवेट स्पॉट रख लें, रेंजर किराए पे ले ले। बट क्या बात है, रेंजर भी किराए पे मिल जाती है। पर निगरान हुकूमत तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट की वजह से इलेक्शन बंद भी करे, किस बात पे रशीद भी करे सिक्योरिटी की वजह से? राइट बारी साहब, इलेक्शन कमीशन जो पाक फौज से इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए 2,77,000 एहलकार मांग रहे हैं, जिस पर पाक फौज ने जवाब दिया है कि अगर मतलूबा तादाद में एहलकार ना मिले तो फिर क्या होगा? क्या इलेक्शन कमीशन के लिए भाई साहब आपके ख्याल में इंतखाबात का इनेकाद इसी सूरत में मुश्किल हो सकता है? देखिए, वो 2018 में भी फौज ने जो है नौजवान फराहम किए थे सिक्योरिटी के लिए, और तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन पे एक दो जो हमारे जवान है वो ड्यूटी पे थे। तो कोई नई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल नई बात नहीं है। और मेरा अपना ख्याल है कि सिक्योरिटी की सिचुएशन है ख़राब, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं है जितनी 2008 में या 2013 में थी। और इसके बावजूद जब बहुत ही पीक पे भी थी सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब थी, उस वक्त भी बाई इलेक्शन होते रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बाकी इलाकों में। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन ये तो बहाना नहीं बनना चाहिए कि जनाब चूंकि सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है इसलिए इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होते तो मज़ीद अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, इंस्टेबिलिटी आएगी और उससे दहशतगर्दी और ज़्यादा होगी। तो इलेक्शन करवाने से हालात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए और ये ना सिर्फ फ्री एंड फेयर हों बल्कि होते हुए नज़र भी आए, तो ज़ाहिर है टेंशन पाकिस्तान में कम होगी और उससे सिक्योरिटी की सिचुएशन के लिए भी माहौल साजगार बनेगा। लेकिन ये कमर दिलशाद साहब जो बात कर रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करें, वो बिल्कुल सही है, लेकिन ओवरऑल रियासत की जिम्मेदारी है कि वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट वोटर्स को भी और कैंडिडेट्स को भी फराहम करे। और जो एजेंसीज हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कानून और आइन के तहत, तो वो तो अपना रोल वी होप के सिक्योरिटी जो हमारा सेटअप है, स्ट्रक्चर है, वो ज़रूर दहशतगर्दों के खिलाफ कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं वो लोग, और उसके लिए वो सिक्योरिटी भी फराहम करेंगे ओवरऑल। तो मेरा अपना ख्याल है कि इन्वायरमेंट की फराहमी, सिक्योर और सेफ सिचुएशन फराहम करनी तो स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है कि उनकी सिक्योरिटी का मामला है तो वो अपनी सिक्योरिटी गार्ड रख सकते हैं। वो कमर साहब की बात सही है, जो कमर साहब बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सरवर बारी साहब। कमर दिलशाद साहब, आप बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। कमर दिलशाद साहब ने कहा, एक तो तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में इमरान खान साहब को 3 साल की सजा सुनाई जा सकती है। दूसरा ये कि जो पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल समाअत के लिए मुकर्रर की है, जिसमें इलेक्शन शेड्यूल रुकवाने के हवाले से ये जो दरख्वास्त है, इसमें कोई जान नहीं है। कमर दिलशाद साहब कहते हैं ये मुमकिन तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये डिस्पोज ऑफ कल के दिन कर दी जाएगी। दूसरी जानिब सरवर बारी साहब कहते हैं काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन है और निगरान हुकूमत है, इनका रोल पार्टीजान यानी कि जानिबदाराना नज़र आ रहा है। और जो ओपिनियन, जो इंडिपेंडेंट ओपिनियंस हैं, ओपिनियन पोल्स हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं। साथ साथ अब प्रोग्राम के पहले हिस्से में अहमद अवैस साहब ने जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू और उसके स्टांड से, उसके मौक़िफ़ से आगाह किया, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान साहब अपनी पोजीशन मेंटेन करते हैं। उनकी मुलाकात भी इमरान खान साहब से हुई और उन्होंने कहा इमरान खान साहब किसी सूरत इलेक्शन कमीशन से माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेट्स सी आने वाले दिनों में ये मामला
कौन क्या करवट इख्तियार करता हुआ दिखाई देता है, किस जानिब जाता हुआ दिखाई देता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।